फिजिक्स में सेट 5 जो आप कर रहे थे उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ था करने के लिए। 8th नंबर तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ता हूँ, आप भी देखिए। लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। मतलब जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए जो बोर की परिकल्पनाएं बनी हैं उनको आपको लिखना है। और इसके बाद बोर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति का सूत्र भी स्थापित करना है आपको। तो दो काम करने इस क्वेश्चन में, दो जवाब देने हैं। पहला तो ये रहेगा कि बोर की जो परिकल्पनाएं हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए उनको लिखना है, और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे संबद्ध आवृत्ति का फॉर्मूला भी लिखना है। लिखना नहीं है, उसको डिराइव करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आंसर यहाँ लिख रहे हैं, और हमने हेडिंग बनाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं। आपको याद भी होगा 3 परिकल्पनाएं बोहर ने दी थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो उन्हीं को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। देखो पहली हाइपोथेसिस मैं पढ़ता हूँ, आप भी सुनिए। लिखा है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, किसी ऑर्बिट में अगर वो घूमता है, तो वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, ऐसा h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और जहां h, इसमें h क्या चीज है? प्लांक नियतांक है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा वह स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v वेग से घूम रहा हो तो उसका कोणीय संवेग mvr होगा। ये आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और वो r त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, और अगर उसका रेखीय वेग v है तो उसका कोणीय संवेग mvr होगा। अतः इस परिकल्पना से कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज। तो mvr की वैल्यू h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए, यानी कि mvr nh/2π के बराबर रहना चाहिए। इसमें n के बारे में बताया गया कि जहां n एक पूर्णांक है, n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। इस n के बारे में बताया गया कि n को बोलते क्या है, तो इसे कक्षा की क्रम संख्या जो n है, या तो हम कक्षा की क्रम संख्या बोलेंगे, पहली कक्षा है तो n बराबर 1, अगर n = 2 है तो दूसरी कक्षा, n = 3 है तो तीसरी कक्षा, ऐसे। अथवा मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है इसको, इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस समीकरण को बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेशन mvr = nh/2π मिली ना, इसे बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहा जाता है। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तथा इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ये जो भी कक्षाएं होती हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ये वाली कक्षाओं को हम बोलते हैं स्थायी कक्षाएं। ये वाले जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट है बोहर की परिकल्पना का। सेकेंड पॉइंट, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है उस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। मतलब जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं उतनी देर तक वो अपने अंदर से ऊर्जा का एमिशन नहीं करते। यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है अतः परमाणु का स्थायित्व तो बना रहता है। मतलब उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, उसके बावजूद भी
वो जब स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो फिर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। परमाणु के स्थायित्व से संबंधित जो प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, जिसे रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, इसमें एक बात आई थी सामने कि एक त्वरित आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब यहां पर बताई गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित कण भी है, वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, इसलिए त्वरण भी है उसमें। तो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन एक त्वरित आवेशित कण होता है। अगर ये एक त्वरित आवेशित कण है तो इसको ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो फिर वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, भले वो एक त्वरित आवेशित कण है, इसके बावजूद भी वो एनर्जी एमिट नहीं करता अपने अंदर से, और इसी वजह से परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। थर्ड पॉइंट में बोहर ने बताया कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। एटम है उसको बाहर से हम एक्साइट करते हैं। एक्साइट कैसे करते हैं? एक्साइट करने के लिए गैस ट्यूब में उस गैस को भरते हैं, एटम्स भरते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आते हैं और एटम से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर एटम से टकराते हैं, एटम को एनर्जी दे देते हैं अपनी। तो जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ता है, ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। मींस जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिली तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाएगा। जब वो ऊंची कक्षा में अपनी कक्षा को छोड़ेगा और ऊंची कक्षा में जाएगा, उतनी देर परमाणु की जो स्टेट होगी उसको हम बोलते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी अपने ऑर्बिट में रहते हैं और चक्कर लगाते हैं तो हम उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं परमाणु का। लेकिन अगर परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर, अपनी स्थायी कक्षा को छोड़कर ऊर्जा पाकर किसी ऊंची कक्षा में चला गया है तो उस वक्त हम बोलते हैं कि परमाणु इस उत्तेजित अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। क्यों? क्योंकि जगह तो वहां भी नहीं है ना, वहां तो वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, उसके मुताबिक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊंची कक्षा में जाता तो है लेकिन वो बहुत देर तक ठहरता नहीं है, केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और उसके बाद वापस आने लगता है। और जब वापस आता है, वापस जब आता है तो वो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। देखिए, स्थायी कक्षाओं में चक्कर जब लगाएगा तब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, तो कब करेगा? आंसर है बाहर से हम उसको एक्साइट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाएगा और फिर वापस जब आएगा तो जब वापस आ रहा होगा उस वक्त वो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब वापस आ रहा होता है तो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो किस रूप में करेगा? तो आंसर है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फोटॉन्स बनाएगा और थ्रोन आउट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरकर तुरंत वापस लौटता है तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है लौटते वक्त। अब आगे लिखा है, यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है, ऊंची वाली कक्षा में हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E2 है और नीची कक्षा में E1 है, तो हायर एनर्जी लेवल पे E2 है, लोअर एनर्जी लेवल पे एनर्जी E1 है। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा
और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ अपनी आवृत्ति होगी, ठीक है। तो वो आवृत्ति हम कौन से फॉर्मूले से देंगे, इसके बारे में बात की जा रही है कि अगर ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 हो, नीची कक्षा में E1 हो, तो उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति न्यू निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। कैसे? ऊंची कक्षा में एनर्जी E2 और नीची कक्षा में E1, तो जो एनर्जी वो उत्सर्जित करेगा अपने अंदर से, वो E2 माइनस E1 के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अब E2 माइनस E1 के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और ये ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा कैसे निकालते हैं? H न्यू। तो E2 माइनस E1 के इसके बराबर आ जाएगा H न्यू के बराबर। अब अगर यहां से हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो H उधर चला जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ये आ गई, इसको बोला जाता है बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। इसको क्या बोलेंगे? बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। देखो, एक यहां पर कंडीशन आई थी MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 इसको बोलते हैं बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये जो आवृत्ति है न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, इसे बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। तो ये बस 3 पॉइंट हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाओं में। ये आप सभी को याद रखने, काफ़ी एग्जामिनेशन में थ्योरी में पूछा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके साथ बेटा एक और क्वेश्चन लगा हुआ, तो उसको भी सॉल्व करना है हमको। जैसे मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, वैसे मैंने पढ़ा था पर थोड़ी देर हो गई तो आप भूल गए होंगे। बोहर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। ये जो बोहर की परिकल्पनाएं हैं, इनका यूज करना है आपको, और इनका यूज करते हुए आपको nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी कक्षीय आवृत्ति का सूत्र बनाना है आपको। तो हमने हेडिंग पहले से बना रखी है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति के सूत्र की स्थापना, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने माना कि ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। वैसे किसी भी नाभिक का अगर आवेश आपको चाहिए तो आप प्लस Z इंटू ई से निकाल सकते हैं। Z उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इसलिए हाइड्रोजन नाभिक का अगर आवेश निकालने जाएंगे तो वो आपको कितना मिलेगा? प्लस E के बराबर मिलेगा केवल। समझ रहे? फिर से, किसी भी परमाणु के नाभिक का आवेश प्लस Z इंटू ई से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें Z उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा। हाइड्रोजन के केस में परमाणु क्रमांक कितना रहता है? 1। इसलिए अगर आप प्लस ZE से हाइड्रोजन के नाभिक का आवेश निकालेंगे तो वो प्लस E के बराबर आएगा। तो हाइड्रोजन ही मैं ले ही रहा हूं क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा, तो उसके नाभिक का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? प्लस E के बराबर। हमने मान लिया कि हाइड्रोजन नाभिक से आर्यन डिस्टेंस पर हाइड्रोजन परमाणु की एक nवीं कक्षा है। इसको हमने मान लिया दैट इट इज nth ऑर्बिट, nवीं कक्षा। और nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, वो चक्कर ऐसे लगा रहा है चारों तरफ। अब अगर nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो हमने इससे संबद्ध जो वेग है उसको क्या मान लिया? Vn। nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn मान ली हमने। समझ आया आपको? तो फिर से हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन का नाभिक, चार्ज इसके पास प्लस E के बराबर है। ये हाइड्रोजन परमाणु की एक nवीं कक्षा हमने ले ली जिसकी त्रिज्या Rn है, और nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका वेग है Vn, ठीक। अब इसी के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमको
कक्षीय आवृत्ति का सूत्र स्थापित करना है। सबसे पहले एक काम करिए, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये नाभिक के पास चार्ज है प्लस ई और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है माइनस ई, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है और वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए किसी भी कण को एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रिपेटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक अभिकेंद्र बल चाहिए। ये अभिकेंद्र बल इसको कहां से मिलेगा? हाँ, तो आंसर है ये अभिकेंद्र बल इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है उससे इसको अभिकेंद्र बल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा आप नोट कर देते हैं। सबसे पहले माना 9वीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग Vn तथा उसके कक्षा की त्रिज्या Rn है, ठीक। इसे वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक। तो अब बताएं, अगर इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का m है, कक्षीय वेग Vn है और Rn त्रिज्या के मार्ग में चक्कर लगाता है, तो कितना अभिकेंद्र बल इसको चाहिए? mv²/r होता है, तो mvn²/Rn। और ये अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से, और वो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, E इंटू E, E इंटू E क्या हो जाएगा? E²/Rn², ठीक है। अब ये Rn से एक Rn कैंसिल हो जाएगा, Rn से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगा ना, उसको इधर लेते आइए। तो जब उसको इधर लेते आइएगा आप, तो m ये बेटा Vn² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vn इंटू Rn इंटू Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 E², या सीधे E² यहां लिख दिया जाए, E²/4πε0। एक बार फिर से देख लीजिए, m Vn² है, Rn हम इधर लेके आ रहे हैं, तो हमने m लिख दिया,
इसमें 2 VN है तो 1 VN लिख दिया, और जो आर्यन इधर से आ रहा है उसको लिख दिया। 1 VN जो इसका बचा वो बगल में लिखा हुआ है। आप चाहे जब गुणा करवाओगे और VN² बना लोगे, ठीक है। और बराबर को उस तरफ क्या बचा, E²/4πε0, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको देखो, ये क्या लिखा है, MVN आर्यन, MVR है ये, और बोहर की परिकल्पना से MVR का मान क्या होता है, NH/2π। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, NH/2π। समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? इसकी जगह लिख दिया NH/2π, और साथ में क्या लिखना है, VN = E²/4πε0। अच्छा ये हमने लिख कहां से दिया, बोहर की परिकल्पना से। यहीं पर नोट कर देते, या इसके ऊपर ही लिख दिया जाए, यहां लिखेंगे बट बाय बोहर्स पोस्टुलेट्स, बोहर के पोस्टुलेट से हम पढ़ते हैं कि MVN आर्यन की वैल्यू NH/2π के इक्वल होना चाहिए, तो वो हम यहां पर लिख दे रहे हैं। NH/2π NH/2π इंटू VN E²/4πε0। यहां से हम VN निकालना चाहते हैं, तो ये सब उधर भेज दीजिए, और इस तरह से VN की वैल्यू आएगी 2π NH इंटू 4πε0। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में। इस तरह से वेग का सूत्र क्या बन गया, VN की वैल्यू आ गई E²/2NH E²/2NH/ε0, ठीक। ये VN की वैल्यू निकल करके आ गई, मतलब nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। अब हमें nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए त्रिज्या और वेग दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। निकाल लेते हैं। त्रिज्या कैसे निकालने को मिलेगी, तो त्रिज्या ऐसे निकलेगी, यहां से आर्यन ले आइए, ये उधर भेज दीजिए, ठीक है। इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान दें, तो आप लिख सकेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है। इसमें से देखो क्या करने जा रहे हैं, आर्यन इधर लाएंगे, बाकी MVN² बटे में भेज देंगे। तो Rn = E²/, आर्यन यहां आ गया, E²/4πε0, 4πε0 MVN², ऐसे। समझ आया आपको? अब VN की जगह वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमको, ये तो आर्यन मिलेगा आपको। आर्यन की वैल्यू क्या होगी, E²/4πε0 M। VN² कर देंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, e⁴, और अपॉन में ही आएगा तो ये पलट कर ऊपर आ जाएगा और बन जाएगा 4 N² H²ε0²। एक बार फिर से देख लें, आर्यन E² की जगह E², 4πε0, M की जगह पर M। VN² के जब मान लिखने की बारी आई तो हमने स्क्वायर कर दिया, और क्योंकि VN² डिनोमिनेटर में है तो स्क्वायर करेंगे तो अपॉन वाला नंबर पलट करके ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब इसे कैलकुलेट कर लो, देखो E² से इसकी 2 पावर कैंसिल होके E² बचेगा,
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा आप देख सकते हैं, ऊपर में रह जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एक एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर, पाई एम ई स्क्वेयर। ये त्रिज्या का मान आ गया। तो ये है nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग और ये है nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। हमें तो आवृत्ति तक पहुंचना है। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आप सभी ने क्लास 11th में वो फॉर्मूला पढ़ा है। वी नो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई n। याद आया आपको? 2 पाई n लिख लो, या n आपको कंफ्यूज ना कर दे तो 2 पाई f लिख लो आप फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, चलिए इनके वैल्यूज लिख दीजिए आप, ठीक है, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तब तक Vn की जगह पर ये लिख देंगे ई स्क्वेयर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। आर्यन की जगह पर आर्यन की वैल्यू लिख दीजिए एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर इंटू ओमेगा। ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 2 पाई एफ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पाई से तो पाई कैंसल हो गया, और किसी से कुछ कैंसल हो सकता है क्या? और तो हमें लगता है कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना? तो फिर f निकाल लो, f कैलकुलेट कर लो और निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ये ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा m e टू द पावर 4 अपॉन m e टू द पावर 4 अपॉन ये 2 भी तो नीचे आएगा, तो 4 n इंटू एन स्क्वेयर n क्यूब h स्क्वेयर इंटू h क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर। बस ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल करके आई, m e टू द पावर 4 अपॉन 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर। ये है nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। ये फॉर्मूला निकल करके मिलेगा आपको। नहीं समझ आया? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद और आगे करते हैं फिर।